नमस्कार छात्रों। देखो, आज हम 12वीं कक्षा का जो लेसन नंबर 11 है, कोक जाया, उस पाठ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखो, इस पाठ में जो उसके मूल लेखक है, जिनका नाम है श्याम दरिहरे, और जिसे ट्रांसलेट यानी अनुवाद किया हुआ है हिंदी भाषा में, वह है बैद्यनाथ झा। अब कई बार हम देखते हैं कि आज हम तरक्की के नाम के नीचे कई सारे हमने देखा है कि हर एक परिवार में पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, काम पे चले जाते हैं। लेकिन जब हम पैसा कमाते हैं, काम पे चले जाते हैं, यूं ही तो हम काम कोई काम नहीं कर पाते या पैसा कमाना शुरू नहीं कर देते, क्योंकि हर एक को पता है कि आज हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं या जीवन में हम जब कामयाब होते हैं, तो उस हमारे कामयाबी के पीछे हमारे परिवार का काफ़ी बड़ा हाथ होता है, जिसमें हमारे माता पिता खास तौर पर उनका काफ़ी बड़ा हमारे लिए हमारे जीवन में योगदान होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक ज़माना ऐसा था कि सब पूरे हमने देखा हुआ है कि शहर हो, गांव हो, कई सारे नगरों में, कई सारे गांवों में कई सारे लोग एक साथ में रहते थे, यानी पूरे संयुक्त परिवार हुआ करता था, यानी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। बाद में ऐसा समय आया कि नौकरी के सिलसिले में बेटा हो या बेटी हो अपने गांव से, अपने परिवार से दूर रहने लगे। फिर बाद में सभी लोग शादी के बाद या कहो बाद में ऐसा हुआ कि जो जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार है वो विभक्त परिवार बनने लगा। और आपने देखा होगा कि विभक्त परिवार में ये होने लगा, पति पत्नी और उनके परिवार में उन दोनों के जो बच्चे हैं उनको ही परिवार माना जाता है। और उस परिवार में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो अगर उस परिवार में है, तो आपने कई बार देखा होगा कि घर के बूढ़े लोगों को लोग वृद्धाश्रम में भेजते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि वही बूढ़े लोग जब आप छोटे होते हैं तो आपकी हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं, हर चीज़ पूरी आपको समय पर दिया जाता है। जब आपको ज़रूरत होती है अपने माता पिता की, तो वो अपनी पूरी ज़रूरतें आपकी पूरी करते हैं। लेकिन जब हम कमाने लायक बनते हैं, जब हम एक कुछ बन जाते हैं, जब उनको बुढ़ापे में हमारे सहारे की ज़रूरत होती है, तो हम उनका सहारा नहीं बनते, बल्कि हम उन्हें हमारे परिवार में एक तरीके की रुकावट या एक प्रकार की जो भी अड़चन मानकर हम उन्हें वृद्धाश्रम में भेजते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक पाठ है, पाठ का नाम है कोख जाया। यानी कोख यानी जिस माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है उसको कोख कहा जाता है। तो जिस कोख से माँ ने जन्म दिया किसी बच्चे को, तो उस कोख से जन्म लिया हुआ बच्चा कहा गया है कि वो किस प्रकार से गलत होता है या क्या होता है, उसके बारे में समझाया हुआ है। और आप देखो कि गांव में आज भी हम देखते हैं कि गांव के कई सारे लोग अपने माता पिता को अपने साथ रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन शहरों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। तो वैसे ही ये पाठ है, इस पाठ में कुछ समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो वो क्या समझाया हुआ है वो देखिए। सबसे पहले कोक जाया, जिसके मूल लेखक है यानी जिन्होंने लिखा हुआ है वो है श्याम दरिहरे, और उनके ट्रांसलेटर यानी अनुवादक है बैद्यनाथ झा। अब श्याम दरिहरे जी का जन्म 19 फरवरी 1954 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ। श्याम दरिहरे को कहा जाता है कि उन्हें मैथिली भाषा अच्छी खासी आती थी, और मैथिली भाषा के वो अच्छे खासे एक रचनाकार है, क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा में कहानी, उपन्यास या तथा कविता उन्होंने लिखी हुई है, और अच्छे खासे उसमें वो एक अपना नाम बना चुके हैं। और उसके साथ साथ हमने 12वीं कक्षा में एक कनुप्रिया नाम से एक महाकाव्य देखा था, हमने एक पाठ देखा है कनुप्रिया, और उस काव्य को मैथिली भाषा में अनुवादित करने का काम भी जो भी श्याम दरिहरे है उन्होंने किया हुआ है। उसके साथ साथ उनकी जो रचनाएं हैं, जो भी किताबें उन्होंने लिखी हुई है, काफ़ी जो भी किताबें लिखी हुई है, वो सब कुछ उनकी किताबें भारतीय संस्कृति से संबंधित है, और उसको कहा गया है कि उनके साहित्य में वो संस्कृति के बारे में जानकारी हमें दिखाई देती है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनकी रचनाओं में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी यानी पुराने लोग और आज के लोगों की सोच को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम उन्होंने किया हुआ है। उनका जो भी साहित्य है, जो भी किताबें श्याम दरिहरे जी ने लिखी हुई है, वो सब कुछ मैथिली भाषा में है।
और मैथिली भाषा में उन्होंने सहज सरल भाषा में उन्होंने मैथिली भाषा में वो लिखा हुआ है, और उन्होंने मैथिली भाषा में ही कोक जाया ये पाठ लिखा हुआ है, और उसी पाठ को हिंदी में बैद्यनाथ झा जी ने यहाँ पर हमारे सामने ट्रांसलेट करके अनुवादित करके उसे हमारे सामने रखा हुआ है। उसके अलावा ये जो भी श्याम दरिहरे जी है, उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं। प्रमुख कृतियों में उनका घुरी आऊ मान्या, जगत सब सपना, न जायते म्रियते वा, ये तीनों उनके उपन्यास यानी नॉवेल है। सरिसों में भूत रक्त संबंध, ये उनके कहानी संग्रह कथा संग्रह है। फिर आता है गंगा नहाना बाकी है, मन का तोरण द्वार सजा है, ये दोनों उनके कविता संग्रह यानी काव्य संग्रह है। उसके बाद अब पाठ के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसमें आता है सबसे प्रमुख रूप से, उसमें ध्यान दो, वृद्धाश्रम के प्रबंधक का फोन कॉल सुनकर मैं अवाक रह गया। मौसी इस तरह अचानक संसार से चली जाएगी इसका अनुमान नहीं था। ऑफिस से अनुमति लेकर तुरंत विदा हो गया। संग में पत्नी और 4 सहकर्मी भी थे। मन बहुत दुखी हो रहा था। ओह, भगवान भी कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों को डालते रहते। गाड़ी में बैठे बैठे मुझे उस दिन की याद हो आई जब मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। पूछते पूछते जब मैं वृद्धाश्रम पहुंचा था तो दिन डूबने को था। शहर से कुछ हटकर बना वृद्धाश्रम का साधारण सा घर देखकर आश्चर्य लगा कि भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव की विधवा इस वृद्धाश्रम में किस प्रकार गुजारा कर रही होगी। संपूर्ण जीवन बड़ी बड़ी कोठियों में, बंगलों में रहने वाली मौसी अंतिम समय में शहर से दूर 10-20 अनजान बूढ़ी अनाथ महिलाओं के साथ किस प्रकार रहती होगी। ऐसी जिंदगी तो उसे कल्पना तक नहीं रही होगी, मैंने सोचा था। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम। दीवार पर एक स्विच लगा हुआ दिखा। उसको दबाने से लगा कि अंदर कोई घंटी घनघना उठी। कुछ ही पलों के बाद फाटक का छोटा सा भाग खिसकाकर एक व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है श्रीमान? मुझे मिसेस गंगा मिश्रा से मिलना है। मैंने कहा, आपका नाम? रघुनाथ चौधरी। ठीक है, आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि वे आपसे मिलना चाहती है या नहीं। यह कहकर उस व्यक्ति ने फाटक फिर से बंद कर लिया। लगभग 10 मिनट तक मैं कार में बैठा प्रतीक्षा करता रहा। तब जाकर वह गेट खुला और मैं कार सहित अंदर दाखिल हुआ। बाहर से बहुत छोटा दिखने वाला यह वृद्धाश्रम अंदर से काफी बड़ा था। मन में संतोष हुआ कि मौसी अनजान लोगों के बीच तो अवश्य पड़ गई है, परंतु व्यवस्था बुरी नहीं है। कार पार्क करने के बाद उस व्यक्ति के साथ विदा हुआ। मिसेस गंगा मिश्रा जिस दिन से यहाँ आई है तब से आप प्रथम व्यक्ति है जिनसे उन्होंने मिलना स्वीकार किया है। वह व्यक्ति चलते चलते कहने लगा, कैसे कैसे लोग कई कई दिनों तक आकर गिड़गिड़ाते रहे और लौट गए, परंतु मैडम टस से मस नहीं हुई। अभी जब मैंने आपका नाम कहा तो वे रोने लगी। मैं प्रतीक्षा करता खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछकर बोली, बुला लाइए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वे आपकी कौन होगी? फिर उसी ने पूछा, मौसी आप लोग क्या बहुत बड़े लोग हैं? बड़े लोगों की माएँ क्या वृद्धाश्रम में ही अपना जीवन गुजारती है? मैंने दुख से प्रति प्रश्न किया। आजकल बड़े लोग ही अपने माँ बाप को अंतिम समय में वृद्धाश्रम भेजने लगे हैं। उनके पास समय ही नहीं होता अपने माँ बाप के लिए। वह फिर कहने लगा, गरीब घर के बूढ़े तो कष्ट और अपमान सहकर भी बच्चों के साथ ही रहने को अभिशिप्त है। उनकी पहुंच इस तरह के वृद्धाश्रम तक कहाँ है? मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा। वह व्यक्ति मुझे बाग के छोर पर अकेली बैठी एक महिला की ओर संकेत कर वापस चला गया। मैं वहां जाकर मौसी को देख अति दुखी हो गया। कुछ महीने पूर्व ही मौसी को बुलंदी पर देख कर गया था।
लेकिन अभी मौसी एकदम लस्त पस्त लग रही थी। बेटे के विश्वासघात और अपनी इस दुर्दशा पर व्यथित हो गई थी। मैंने प्रणाम किया तो उसने मेरा माथा सहला दिया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। मौसी को इस परिस्थिति में देखकर मैं सर झुकाकर रोने लगा। मेरी मौसी प्रतिभावान और प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी की पत्नी थी। मौसा एक से एक बड़े पद पर रहकर भारत सरकार के वित्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे। फिर भी मौसी को कभी अपने पति के पद और पावर का घमंड नहीं हुआ। वह सबके काम आई और आज उनका कोई नहीं, अपना बेटा ही। जब बहुत देर तक हम दोनों रोते रहे। फिर मौसी ने ही साहस किया और मुझे भी चुप कराया। उसके बाद मौसी ने पहली बार सारी घटना मुझे विस्तार पूर्वक बतलाई। मैं किसी से नहीं मिली। तुम्हारा मौसेरा भाई यानी मौसी का बेटा दिलीप भी मिलने और माफी मांगने पहुंचा था, परंतु मैं उससे मिली ही नहीं। अब मेरा शव ही इस गेट से बाहर जाएगा। तुम्हें जब कभी समय मिले यही आकर मिलते रहना। कभी कभी अपनी पत्नी को भी लाना। अब जाओ, बहुत विलंब हो गया। गाड़ी में बैठते ही रघुनाथ अतीत में पहुंच गया। मेरी माँ मिलकर दो बहनें ही थी, मेरा कोई मामा नहीं था। मेरी माँ बड़ी थी। मेरे नाना एक खाते पीते किसान थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कॉलेज में पढ़ते दो विद्यार्थियों से ही कुछ साल के अंतराल पर किया था। मेरे पिताजी बीए करने के बाद अपने गांव में खेती बाड़ी संभालने लगे थे। मौसा पढ़ने में प्रतिभाशाली थे। वे अंततः आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो गए। मौसा जब गुजरात में जिलाधिकारी थे तो नाना का देहांत हुआ था। नानी पहले ही जा चुकी। नाना का श्राद्ध बहुत बड़ा हुआ था। श्राद्ध का पूरा खर्च मौसी ने ही किया था। मेरी माँ की उसने एक नहीं सुनी थी। नाना की संपत्ति का अपना हिस्सा भी मौसी ने मेरी माँ को लिखकर सौंप दिया था। कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी नाना के ही गांव में आकर बस गए। अब हम लोगों का गांव नाना का गांव ही है, इसीलिए मौसी से संबंध कुछ अधिक ही गाढ़ा है। मेरी पढ़ाई लिखाई में भी मौसी का ही योगदान है। मौसी का बेटा दिलीप हमसे 8 बरस छोटा था। वह अपने माँ बाप की एकलौती संतान था। वह पढ़ने में मौसा की तरह ही काफी प्रतिभावान था। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। मौसी से भेंट मुलाकात कम हो गई। दिलीप का एडमिशन जब एम्स में हुआ था तो मौसा की पोस्टिंग दिल्ली में ही थी। उसने मेडिकल की पढ़ाई भी पूरे ऐश और आराम के साथ की थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चला गया। एक बार जो वो लंदन गया तो वही वही का होकर रह गया। जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक तो आना जाना प्राय लगा रहता था। विवाह के बाद उसकी व्यस्तता बढ़ती गई तो आना जाना भी काफी कम हो गए। मौसी भी कभी कभी लंदन आती जाती रहती थी। मौसी जब कभी अपनी ससुराल आती थी तो नहर भी अवश्य आती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा था। वह अकाल दूसरे वर्ष भी दोहरा गया। पूरे इलाके में हाहाकार मचा था। मौसी उन लोगों की हालत देखकर द्रवित हो गई। उसने अपनी ससुराल से सारा सामान मंगवाया और बाजार से भी आवश्यकता अनुसार क्रय करवाया। तीसरे ही दिन से भंडार खुल गया। मौसी अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई थी। मैं बर्लिन में ही था कि यहाँ बहुत कुछ घट गया। जीवन के सभी समीकरण उलट पुलट गए। मौसा अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण चल बसे। मौसी का जीवन एकाएक ठहर सा गया। मौसा का अंतिम संस्कार दिलीप के आने के बाद संपन्न हुआ था। मौसा का श्राद्ध उनके गांव में जाकर संपन्न किया गया। वे लोग जब गांव से वापस आए तो दिलीप का रंग ढंग बदला हुआ था। वह पहले मौसा की पेंशन मौसी के नाम से ट्रांसफर करवाने और लंदन ले जाने के लिए वीजा बनवाने के काम में लग गया। उसी के बहाने उसने मौसी से कई कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए। मौसी उसके कहे अनुसार बिना देखे सुने हस्ताक्षर करती रही।
उसे भला अपने ही बेटे पर संदेह करने का कोई कारण भी तो नहीं था। जब तक वह कुछ समझ पाती उसका जमीन मकान सब हाथ से निकल चुका था। दिलीप ने धोखे से उस मकान का सौदा 8 करोड़ रुपए में कर दिया था। मौसी को जब इसका पता चला तो उसने एक बार विरोध तो किया, परंतु दिलीप ने यह कहकर चुप करा दिया, जब तुम भी मेरे साथ लंदन में ही रहोगी तो फिर यहाँ इतनी बड़ी संपत्ति रखने का कोई औचित्य नहीं है। दिलीप ने लंदन यात्रा से पूर्व घर की लिखा पढ़ी समाप्त कर दी। घर की सारी संपत्ति औने पौने दामों में बेच डाली। मौसी अपनी सारी गृहस्थी नीलाम होते देखती रही। उसकी आंखों से आंसू पोंछने का समय किसी के पास नहीं था। वे तो रुपए सहेजने में व्यस्त थे। बाप का मरना दिलीप के लिए लॉटरी निकलने जैसा था। उसे लंदन में अपना घर खरीदने में आसानी हो जाने की प्रसन्नता थी। वह अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा और मौसी पल पल उजड़ती रही। फिर लंदन यात्रा की तिथि भी आ गई। सभी लोग 2 टैक्सियों में एयरपोर्ट पहुंचे। अंदर जाने के बाद मौसी को एक कुर्सी पर बिठाते हुए दिलीप ने कहा, तुम यही बैठो, हम लोग लगेज जांच और बोर्डिंग कराकर आते हैं। इमिग्रेशन के समय सब साथ हो जाएंगे। जब काफी समय बीत गया तो उसे चिंता होने लगी कि बेटा बहू कहाँ चले गए। लगेज में कोई झंझट तो नहीं हो गया। वह उठकर अंदर के गेट पर तैनात सिक्योरिटी के पास जाकर बोली, मेरा बेटा दिलीप मिश्रा लंदन के फ्लाइट में बोर्डिंग कराने गया था। मुझे यही बैठने बोला था, परंतु उसे गए बहुत देर हो गई है। वह कहाँ है इसका पता कैसे चलेगा? आपका टिकट कहाँ है? सिक्योरिटी ने पूछा। मेरा भी टिकट उसी के पास है। आपकी फ्लाइट कौन सी है? ब्रिटिश एयरवेज। ठीक है, आप बैठिए, मैं पता लगा कर आता हूं, कहकर वह अफसर बोर्डिंग काउंटर की ओर बढ़ गया। मौसी फिर उसी कुर्सी पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही आकर मौसी से बोला, मैडम आपको हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज अफसर ने ऑफिस में आकर बैठने को बुलाया है। ऐसा क्यों? मौसी ने आश्चर्य से कहा। मुझे पता नहीं, सिपाही बोला। मौसी का मन किसी अनहोनी आशंका से आकुला उठा। वह विदा होने लगी तो उस सिपाही ने पूछा, आपका लगेज कौन सा है? अब मौसी की नजर पहली बार बगल में दूसरी ओर घुमाकर रखी एक ट्रॉली की ओर गई। उस पर मात्र उसका सामान इस प्रकार रखा था ताकि उसकी नजर सहज रूप से उस पर नहीं पड़े। वह सिपाही ट्रॉली चलाते हुए मौसी के साथ चल पड़ा। सिक्योरिटी ऑफिस में 7-8 अफसर जमा थे। सभी चिंतित दिखलाई दे रहे थे। मौसी के प्रवेश करते ही वे सभी उठकर खड़े हो गए। मौसी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन लोगों को मेरा परिचय कैसे पता चल गया। मौसी के बैठने के बाद एक अफसर बोला, मैडम मैं आपको एक दुख की बात बताने जा रहा हूं। क्या हुआ? मौसी ने चिंता से आकुलाते हुए पूछा। आपका बेटा आपको यहीं छोड़कर लंदन चला गया है। उसने आपका टिकट सरेंडर कर दिया है, वो अफसर बोला। इसका क्या अर्थ हुआ? मौसी ने अविश्वास और आश्चर्य से पूछा। मैम आपके बेटे ने आपके साथ धोखा किया है। वह आपको यही बैठा छोड़कर लंदन चला गया। लंदन के लिए ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट को उड़े आधा घंटा हो चुका है। अब और कोई फ्लाइट नहीं है। आपका टिकट भी सरेंडर हो चुका है, उस अफसर ने स्पष्ट करते हुए कहा। ऐसा कैसे होगा? ऐसा करने की उसे क्या जरूरत है? नहीं, आप लोगों को अवश्य कोई धोखा हुआ है। आप लोग एक बार फिर अच्छी तरह पता लगाइए। मैं भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव की पत्नी हूं। आप लोग इस तरह मुझे गलत सूचना नहीं दे सकते। आप लोग फिर पता लगाइए। मेरा तो घर भी बेच दिया है मेरे बेटे ने, फिर मुझे यहां कैसे छोड़ सकता है? मौसी बहुत अप्रत्याशित व्यवहार करने लगी थी और हाफने लगी थी। मौसी कुछ नहीं बोल रही थी। मौसी
मौसी को चुप देख वे लोग भी फिर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद सभी अफसरों को सतर्क होते देख मौसी समझ गई कि आईजी साहब आ गए। आईजी साहब ने आते ही हाथ जोड़कर मौसी को प्रणाम किया और बोले, मैडम मेरा नाम है अमित गर्ग। मिश्रा सर जब इंडस्ट्री विभाग में थे तो मैं उनके अधीन कार्य कर चुका हूँ। मिश्रा सर का बहुत उपकार है इस विभाग पर। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आपका आदेश हो तो दिलीप को हम लोग लंदन एयरपोर्ट पर ही रोक लेने का प्रबंध कर सकते हैं। गर्ग साहब को देखते ही मौसी उन्हें पहचान गई थी, परंतु चुप ही रही। बहुत आग्रह करने पर वो बोली, मैं किसी अच्छे वृद्धाश्रम में जाना चाहती हूँ। आप लोग यदि उसमें मेरी सहायता कर दे तो बड़ा उपकार होगा। गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने ही मौसी को इस मातेश्वरी वृद्धाश्रम में व्यवस्था कर दी थी। आईएएस एसोसिएशन ने भारत से लेकर इंग्लैंड तक हंगामा खड़ा कर दिया। मीडिया ने भी भारत की स्त्रियों और उद्योग की दुर्दशा पर लगातार समाचार प्रसारित किए तथा बहस करवाई। इतने बड़े पदाधिकारी की विधवा के साथ यदि बेटा ऐसा व्यवहार कर सकता है तो दूसरों की क्या हालत होगी। घर का खरीदार घर वापस करने और दिलीप सारा मूल्य वापस करने को तैयार हो गया। अंततः कुछ भी हो नहीं सका क्योंकि मौसी कुछ करने को तैयार नहीं हुई। दिलीप और उसके परिवार का मुंह देखने के लिए मौसी कदापि तैयार नहीं हुई। वह बहुत छटपटाया, बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु मौसी टस से मस नहीं हुई। उसने मेरे पास भी बहुत पैरवी की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। दिलीप को पश्चाताप हुआ कि नहीं यह तो मैं बता नहीं सकता, परंतु वो लोक लज्जा से ढक अवश्य गया था। उसके बाद मैं प्रयास करने लगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी मौसी का विश्वास जीवन के प्रति बचा रहे। फिर प्रत्येक रविवार पत्नी के साथ मौसी से मिलने आने लगा। प्रत्येक भेंट में मौसी एक सोहर अवश्य गाती थी और गाते गाते रोने लगती थी। ललना रे यही लेलल होरीला, जन्म लेल वंश के तारल रे। ललना रे नारी जन्म कृतार्थ, बांजी पद छुटल रे। ललना रे सासू मोरा उठल नचईते, ननदी गबईते रे। ललना रे कौन महाव्रत ठानल, पुत्र हम पावल रे। मेरी पत्नी भी मौसी के संग सोहर गाने और रोने में मौसी का साथ देती थी। मैं भावुक होकर बगीचे की ओर निकल जाता था। आज अब उस अध्याय का अवसान हो गया है। मौसी लगभग 7 वर्ष इस आश्रम में बिताकर आज संसार से चली गई है। इस अवधि में वह एक दिन भी चार दीवारी के बाहर नहीं गई। एक बार जो अंदर आई तो आज अब उसका ट्रस्ट के सचिव ने मुझे एक लिफाफा देते हुए कहा, गंगा मैडम दाह संस्कार करने का अधिकार आपको देकर गई है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। लिफाफे में 2 पन्ने का पत्र और एक बिना तिथि का चेक था। वह चेक मेरे नाम से था जो अपने श्राद्ध खर्च के लिए उसने दिया था। पत्र के अंत में मौसी ने लिखा था, अपनी कोख का जाया बेटा मुझे जिंदा ही मारकर विदेश भाग गया और तुमने अंत तक मेरा साथ दिया। तुम्हें देखकर सदा मेरा विश्वास जीवित रहा कि सभी संतानें एक जैसी नहीं होती है। इसी विश्वास के सहारे इस संसार से जा रही हूं कि जब तक एक भी सपूत संसार में रहेगा तब तक माँ 1000 कष्ट सहकर भी संतान को जन्म देती रहेगी और संसार चलता रहेगा। इसका श्रेय माँ और सपूत दोनों को है। तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। इन पंक्तियों को पढ़कर मैं अपने को और अधिक नहीं रोक सका। मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरी पत्नी भी फूट फूट कर रो पड़ी। वह रोते रोते गाने भी लगी, ललना रे यही लेल होरीला, जन्म लेल वंश के तारल रे। इस प्रकार से
देखो ये जो पाठ है कोकजाया, इस प्रकार से यहाँ पर जो लेखक है श्याम दरिहरी जी ने, उन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है, लेकिन उसको जैसे कि वैसे उसके भाव के साथ वैद्यनाथ झा जी ने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अब इस लेसन को, इस पाठ को मैंने आपके सामने पढ़कर रखा है, लेकिन इससे पहले मैंने इसी पाठ के बारे में जो उसकी कहानी है, उस कहानी के संबंध में एक वीडियो बनाया हुआ है कि जो आप तक पहुंचा हुआ है, और उस वीडियो के बाद उस कहानी को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका स्पष्टीकरण वहां पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद इस कहानी को मैंने एक साथ पढ़कर आपके सामने रखने का प्रयास किया हुआ है, क्योंकि मैं एक एक पैराग्राफ या एक एक परिच्छेद पढ़कर आपके सामने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता तो आपको उस कहानी के बारे में, कहानी को पूरे सही ढंग से समझने के लिए आपके सामने कुछ दिक्कत आ जाती या कुछ परेशानियां होती। इसके लिए मैंने यह पूरा पाठ एक साथ में पढ़ा है और उसका वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन उसके पहले मैंने इसी पाठ से संबंधित जो उसका स्पष्टीकरण है, जो कहानी है, उसको अलग रूप से समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो ये जो भी पाठ है, इसका जो भी होमवर्क है या उसके संबंध में स्वाध्याय जो है, उसके संबंध में भी दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, जो आप तक इस वीडियो के बाद वही तुरंत आपके पास पहुंचेगा, और उसमें उसके संबंध में स्वाध्याय, उसकी कृति पत्रिका वहाँ पर दी हुई है, तो उसको भी सही ढंग से आप देख सकते हैं। और उसके बारे में जो भी आपको अलग तरीके की तकलीफें हैं, अलग तरीके की दिक्कतें हैं, या कुछ समझ में कुछ बातें नहीं आ रही है या समझने के लिए कोई आसान नहीं है या कठिन है, तो आप मेरे ही चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर उसके बारे में आप जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। या आपको अगर ये पढ़ा जो भी लेसन है वो अच्छा लगा तो इसी वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, उसके संबंध में कुछ आपको कमेंट्स करना है, उसके बारे में कुछ मैसेज मुझ तक पहुंचाना है, उसमें कुछ बदलाव लाना है, तो उसके संबंध में आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज भी कर सकते हैं, मुझ तक पहुँचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपके सामने आप तक पहुँचाया हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू।